नमस्कार, मैं गिरिजेश सर अपने चैनल पढ़ो में अपना स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आदिकाल के। जैसा कि मैंने कहा था, हिंदी साहित्य के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, सभी लेखकों को, सभी कालों को, मैंने संपूर्ण हिंदी साहित्य हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्रमशः इस कक्षा में। जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुलिस, लेखपाल, जितनी भी परीक्षाएं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं को कवर करने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे आदिकाल। आदिकाल का जो समय है ये 1000 से लेकर 1350 तक है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सभी मुख्य प्रमुख कवियों ने, इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास उसका कैसे काल विभाजन किया, वो सब पीछे वीडियो में हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, इस पर आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जानिएगा, हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। ये किसने कहा, ये आपके लिए एक समझिए कि होमवर्क है, आपने किया होगा, पिछली वीडियो में देखा होगा, तो उसको कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आदिकाल का नामकरण किसने दिया था। तो चलिए, भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन की, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य उदय हो रहा था। माने इतिहास में जब हर्षवर्धन का शासन समाप्त हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य उदित हो रहा था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से, देखिए भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आपको पता होगा, हिंदी का आरंभ हमने बताया था पिछले वीडियो में, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। तो जब अपभ्रंश का, यहाँ पर देखिए, अपभ्रंश का जब बढ़ाव हो रहा था, तो वहीं से धीरे धीरे आदिकाल का आरंभ भी हो रहा था। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश, देखिए उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं को समावेशित किया गया है। उत्तर अपभ्रंश माने जो अपभ्रंश के बाद वाला है, ठीक है, माने जो अपभ्रंश का विकास आप पढ़े, अपभ्रंश का क्या विकास, माने अपभ्रंश था, उसके बाद जब अपभ्रंश और आगे बढ़ा तो उत्तर अपभ्रंश कहा गया उसी को। और उत्तर अपभ्रंश में क्या आया, आदिकाल संपूर्ण समाहित किया गया। देखिए नोट्स में है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट के नाम से पुकारा जाता है। और ये प्रश्न पूछेगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो किसने कहा, चंद्रधर शर्मा बुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा बुलेरी ने कहा, ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट करके पुकारा है। तो दो प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। एक प्रश्न ये बना कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। दूसरा प्रश्न उठना कि अपभ्रंश किसने कहा, अवहट किसने कहा है, तो अवहट किसने कहा है, भोला शंकर व्यास ने कहा। तो दो चीज़ों से हम यहाँ पे अवगत हुए, जो आने वाले प्रश्न है। आगे देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। ये लाइन याद कर लीजिएगा, ये लाइन ही देगा, कहेगा कि अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को विरोध और व्याघात का युग किसने किया, किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। याद रखिएगा, प्राकृताभास हिंदी कहा है, किसने, रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है, हाँ, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। माने रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि राजा भोज से लेकर हमीर देव के समय के थोड़ा सा बाद तक का जो समय है, उसे आदिकाल कहा जा सकता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 8वीं शताब्दी, यहाँ देखेंगे 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे
क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। अर्थात आदिकाल की पूरी कहानी किस पे आधारित है? 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, जब मुगलों का या मंगोलों का या इस भारतीय संस्कृति में जो अलग अलग आक्रमण हुए हैं, इस्लामिक आक्रमण हुए हैं या बाहरी आक्रमण हुए हैं, उनसे जो समस्या उत्पन्न हुई, उन सभी समस्याओं को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थिति का प्रतिफलन है। ठीक है, ये भी प्रश्न कथन है, कथन जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि किसने कहा कि आदिकाल का समस्त साहित्य हिंदी आक्रमण और युद्ध के प्रभावों का मनस्थितियों का प्रतिफलन है? किसने किया? किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 8वीं शताब्दी से भारत पे विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया था, इस्लाम आने लगा था। इस्लाम के आने से भारतीय राजाओं, जो हिंदू राजा थे, उन पे जो है आक्रमण होने लगा, दमन होने लगा, अत्याचार होने लगा। तो उन सभी का एक तरह से कह सकते हैं कि परिदृश्य है, एक चित्र खींचा गया है आदिकाल के साहित्य में। ठीक है, क्लियर है आप लोग? आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का सीमांकन कैसे किया जाए कि आदिकाल कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? तो इसमें देखिएगा, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक और अंतिम सीमा को निम्नानुसार स्वीकार किया गया है। तो क्या कहा गया है? इब्राहिम जो ग्रियर्सन है, उन्होंने इसको जो है 1343 से 1400 तक माना है। मिस्र बंधुओं ने 643 से 1389 तक माना है। राहुल संस्कृत्या ने 760 से 1300 माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने 993 से 1318 तक माना है। रामशंकर शुक्ल जी ने 1000 से लेकर 1343 ईस्वी तक माना। तो ये विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल की आरंभिक जो सीमा को मानने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहले से मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन 643 तक, और सबसे बाद तक मानने वाले कौन है? मिस्र बंधु, जो 1389 ईस्वी तक मानते हैं कि आदिकाल का प्रभाव रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि आदिकाल का नामकरण, तो नामकरण हमने पहले ही पढ़ लिया था। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद जी ने इसको आदिकाल कहा, महावीर प्रसाद जी ने इसको बीज वपन काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा, राहुल संस्कृत्या ने इसे सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है। आगे देखेंगे, मिस्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा, विश्वनाथ मिश्र ने वीरगाथा, धीरेन्द्र ने अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, पृथ्वीराज कमल कुलश्रेष्ठ जो हैं इन्होंने अंधकार काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल ने जय काव्य काल कहा है, अभी हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, राम खिलावन पांडे जी ने इसे संक्रमण काल कहा है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य को अनेक लोगों ने अनेक नामों से जाना है, ये हमने आपको पहले बता दिया था। आगे जानेंगे, अब जानेंगे आदिकाल की प्रमुख जो शैलियाँ हैं वो क्या थी। तो आदिकाल में मुख्यतः 2 शैलियाँ पाई जाती थी, एक डिंगल और दूसरा पिंगल। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आएगा, है ना। डिंगल क्या है? डिंगल जो है अपभ्रंश के साथ, देखिए यहाँ पे अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के प्रयोग को डिंगल कहा जाता था। इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का प्रयोग अधिक होता था। चूँकि ये कठोर थी, कर्कश थी, कौन? डिंगल। क्यों थी? क्योंकि इसमें राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए डिंगल का प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला गया। अगला देखेंगे पिंगल। पिंगल जो है अपभ्रंश के साथ ब्रज के शब्दों का प्रयोग होता था। किसके? ब्रज के शब्दों का प्रयोग होता था, पिंगल शैली कहलाती थी। इसमें कोमलकांत, देखिए याद रखिएगा ये प्रश्न पूछेगा आपसे, कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग करते थे। डिंगल में क्या था? कर्कश शब्दावली थी, पिंगल में क्या था? कोमल था। तो डिंगल कर्कश थी, राजस्थानी मिश्रित थी, पिंगल जो है मधुर थी, कोमल थी और कैसी थी? ब्रजभाषा मिश्रित थी। तो इसका प्रयोग आगे होता गया और डिंगल का प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला गया। आगे देखेंगे आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं
प्रवृत्तियों से कई बार प्रश्न पूछते हैं। करेंगे आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक है वीर गाथात्मक अर्थात रास धार्मिकता सिद्ध व जैन रचनाओं या रास कवियों की रचनाओं में। तो पहला हमने पढ़ा वीर गाथात्मक जिसमें रासोक्त रचनाएं थी, दूसरा धार्मिकता थी और तीसरा जो है वो श्रृंगारिकता थी जो विद्यापति और की पदावली में दिखाई देती है। अब पूछेंगे धार्मिकता कहाँ है, तो सिद्ध और जैन जो कवि थे उनमें ये जो है धार्मिकता दिखाई देती है और वीर गाथात्मकता जो है रासो साहित्य में दिखाई देती है। तो इन 3 चीज़ों की मुख्यतः प्रमुखता पाई जाती है किसमें, आदिकाल में। आगे देखेंगे आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के बारे में हम जानेंगे। तो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं इनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से माना है। जैसे राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद को आदिकाल का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना है और प्रथम कवि माना है। किसने, राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद को। उसी तरह से शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड जो थे 10वीं शताब्दी के कवि हैं, इन्हें जो है आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार आपने अभी पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा था, शालिभद्र सूरी जो 1184 में थे उनको आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को आदिकाल का पहला कवि माना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान जिसको कहते हैं, इनका कई नाम है, 13वीं शताब्दी में है, इनको जो है आदिकाल का प्रथम कवि माना है। तो देख लीजिएगा फिर से, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरहपाद, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान जो है आदिकाल के प्रमुख कवि या प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रमुख नहीं, प्रथम कवि कह लीजिए। अगला देखेंगे बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को जो 993 ईस्वी में थे उन्हें हिंदी साहित्य का आदिकाल का पहला कवि माना है। जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने राजा मुंज या भोज को ही आदिकाल का पहला कवि माना है। अब इसमें यह होता है कि सबने तो अलग अलग माना, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे, कॉमन प्रश्न पूछ दे कि आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो वो मानेंगे आप सर्वमान रूप में राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सरहपाद को ही, राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको माना है, सरहपाद को हिंदी साहित्य का आदिकाल का पहला कवि माना है। तो वही सर्वमान भी है। अगर कहीं ये पूछता है कि आदिकाल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है तो आप सरहपाद कहेंगे, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। अब ये प्रश्न आता है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना के बारे में बात करेंगे। श्रावकाचार है, जैन कवि आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में लिखा था श्रावकाचार। इसे हिंदी साहित्य की पहली रचना के रूप में माना जाता है। इसमें कुल 250 दोहे हैं जिसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अब श्रावक धर्म में क्या है, इसमें जो है गृहस्थ जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। तो श्रावकाचार जो है हिंदी साहित्य की पहली रचना है। किसने लिखा था, आचार्य देवसेन ने लिखा था। कब लिखा था, 933 में लिखा। और इसमें कुल 250 दोहे हैं और इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आदिकाल लीन साहित्य का विभाजन करना हो तो आदिकाल साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो कुल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला रासो साहित्य जिसमें पृथ्वीराज आसो है। ठीक है, रासो साहित्य और जैन साहित्य, इसमें जो धर्म वाला हमने बताया था, जो धर्म के प्रति था, जैन धर्म के बारे में वो है, जो सिद्ध थे, नाथ थे, उनकी रचनाएं हैं। सिद्ध साहित्य देखिए यहाँ पे है और नाथ साहित्य यहाँ पे है। तो सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया और रासो साहित्य हो गया। कुल 4 भागों में आदिकाल को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई। आगे देखेंगे आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनमें उपयुक्त चारों ही प्रकार के साहित्य के लक्षण प्राप्त नहीं होते। डॉक्टर नगेंद्र ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल इन रचनाओं को आदिकाल की फुटकर रचनाएं कहते हैं। मैंने कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो इन चारों के बीच में नहीं आती। कौन कौन, जैसे अभी आपने बात किया था, एक आएगा आपका रासो,
दूसरा आपका हो गया जैन साहित्य, तीसरा रासो और चौथा नाथ। उसके बाद भी कुछ रचनाएं हैं जो इसमें नहीं आती हैं, तो उनको इन्होंने फुटकर छंद कह दिया। रामचंद्र शुक्ल जी उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं, जबकि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को मूल साहित्य न मानकर